डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आ, आज हमारा जो टॉपिक है महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह के बारे में है ये टॉपिक। चूँकि अब हम कोरोना तो अभी जो टाइम चल रहा है, आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। हम महाराणा सांगा का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। तो हम इसको आज एक पार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। इसको हिस्सों में बांट दिया है क्योंकि इसके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो महाराणा कुंभा के बाद आपको पता ही है कि मेवाड़ में थोड़ी सी समस्या हो गई थी राज सिंहासन की। इसके बाद महाराणा रायमल आए। फिर जो महाराणा रायमल के कई पुत्र हुए थे, उनमें महाराणा संग्राम सिंह भी एक थे। कुंवर संग्राम सिंह तब थे, तो कुंवर संग्राम सिंह भी एक थे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस टॉपिक को लेकर, हम थोड़ा सा जो हमारा डेली अनाउंसमेंट है, डेली जो एडवाइजरी है कि जो समय चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए घर से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। अगर बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क और सैनिटाइज़र का साथ में लेकर चलें। इसके बाद कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करें अच्छे से। और राज्य और केंद्र सरकार जो समय समय पर गाइडलाइंस जारी करते हैं उनका पालन करें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। महाराणा सांगा, तो संग्राम सिंह उनका नाम था। और संग्राम सिंह की जो आरंभिक परिस्थितियां थी, महाराणा रायमल के अनेक पुत्र थे। इनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। इनमें पृथ्वीराज बड़ा ही योग्य और युद्ध विद्या में निपुण व्यक्ति था, लेकिन संग्राम सिंह भी महत्वाकांक्षी और साहसी था। ऐसा उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ऐसा माना जा रहा था कि राज्य पृथ्वीराज को मिलेगा। इधर महाराणा रायमल का चाचा सारंगदेव भी अपने आप को राज्य का अधिकारी मानता था, और उसके पुत्र जो था सूरजमल, वो भी इसके लिए इच्छुक था। तो ऐसी स्थिति में महाराणा सांगा के लिए ये सिंहासन प्राप्त करना एक चुनौती भरा कार्य था। आगे चलकर इन सब में झड़प होती है, इन सभी में। तो आगे चलकर किसी बात पर इनमें झड़प हुई। दरअसल ये एक आख्यान के रूप में है, इसलिए मैं यहाँ बताना एक वो ज्योति उचित समझता हूँ, लेकिन इसको आख्यान के रूप में ही लेना चाहिए। इसको इतिहास के रूप में आप इसको, इस छोटी सी घटना को एक ऐतिहासिक न मानकर इसका एक साहित्यिक स्वरूप मान लीजिए कि एक ज्योतिषी के पास जाते हैं ये सभी, और इन सब में दरअसल चर्चा होती है कि अगला राजा कौन बनेगा। तो ये सब ज्योतिषी के पास तय करवाने जाते हैं। तो ज्योतिषी कहता है कि संग्राम सिंह राजा बनेगा। तो इस पर ये जो दूसरे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम तुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो उस पर हमला कर देते हैं। अब हमला करके हमला जब होता है तो इसमें संग्राम सिंह घायल हो जाता है, लेकिन साथ में वो दोनों भी घायल हो जाते हैं। इसके बाद जो जयमल होता है वो संग्राम सिंह जो भाग जाता है उनको घायल करके उसका पीछा करता है, लेकिन राठौड़ बीदा जो था वो उसको शरण देता है, और वो राठौड़ बीदा स्वयं जयमल के साथ जो युद्ध होता है उसमें वो मारा जाता है। इसके बाद संग्राम सिंह अजमेर पहुंचता है, जहाँ पर करमचंद पवार जो है वहाँ का उसको शरण देता है, और उस शरणागत काल में वो अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है। तो इस प्रकार जो संग्राम सिंह का आरंभिक जो उसको सिंहासन पर बैठने से पहले जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वो
ऐसी ही थी। लेकिन भाग्य हमेशा रूठा नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। सांगा के साथ भी ऐसा ही होता है। कुंवर पृथ्वीराज की किसी किन्हीं गोलियों को खाने से मृत्यु हो जाती है, और जो कुंवर जयमल था वो सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा जाता है। इसके बाद सरंग देव की जो हत्या है वो पृथ्वीराज कर देता है, और राजसिंह से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। तो संग्राम सिंह के जो विरोधी थे वो लगभग समाप्त हो चुके थे, और जो रायमल महाराणा रायमल थे उनको संग्राम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो 1509 ईस्वी के लगभग समय में संग्राम सिंह को मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो संग्राम सिंह है वो आगे चलकर महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध होता है। अब सांगा की जो आरंभिक कठिनाइयाँ हैं, आरंभ में उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना था। सांगा को मेवाड़ का सिंहासन तो मिल गया था, लेकिन उसका राज्य चारों ओर से बड़े शत्रुओं से घिरा हुआ था। वो कोई छोटे शत्रु भी नहीं थे, बड़े शत्रुओं से घिरा हुआ था। इस समय दिल्ली में लोदी वंश का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी, वो एक अत्यंत कह सकते हैं कि निरंकुश और मतलब विजय प्राप्ति में यकीन रखने वाला कठोर अनुशासित सुल्तान था। इसके बाद गुजरात में महमूद बेगड़ा सुल्तान था, और मालवा में नसीरुद्दीन राज्य कर रहा था। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के चारों ओर जो शत्रु थे वो किसी तरह से भी कम नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जिनको आसानी से नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए महाराणा ने जो अजमेर का जो करमचंद पवार था उसको रावत की पदवी दी। इससे क्या हो गया कि उत्तरी पूर्वी मेवाड़ का जो भूभाग था वहाँ पर उसका शक्तिशाली एक संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद दक्षिण और पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही तथा वागड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया, और ईडर के राज्य सिंहासन पर अपने पसंदीदा व्यक्ति रायमल को बिठाया। वहाँ पर भारमल नाम का एक व्यक्ति शासन कर रहा था, उसको हटा दिया और रायमल को बिठाया। इसके बाद मारवाड़ के शासक को भी अपना सहयोगी बना लिया। अब मेवाड़ गुजरात संघर्ष आता है। मेवाड़ गुजरात संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, हमने देखा था कि महाराणा कुंभा के समय में भी गुजरात से युद्ध हुए थे, और समय समय पर इनकी सेनाएं आपस में टकराती ही रहती थी। तो इसी संघर्ष को राणा सांगा ने भी आगे बढ़ाया। जब गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने ये बात सुनी कि राणा सांगा ने भारमल को ईडर से निकाल दिया है और वहाँ का राज्य रायमल को सौंप दिया है, तो उसने क्या किया कि क्योंकि भारमल जो था वो सुल्तान का प्रिय व्यक्ति था, तो उसने निजामुल मुल्क की मदद से रायमल को वहाँ से भगा दिया। निजामुल मुल्क को भेजा उसने, और उसने रायमल को भगा दिया, और अपने जो प्रिय था उसका भारमल, उसको शासन वापस से सौंप दिया। किंतु सांगा ने रायमल को फिर से सेना दी, और उसने निजामुल मुल्क को फिर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद ये सुल्तान को एक और बात इसको बुरी लगी। इसके बाद उसने ज़हीरुल मुल्क को भेजा ईडर के विरुद्ध, लेकिन ज़हीरुल मुल्क कामयाब नहीं हो पाया और विफल होकर लौट आया। लेकिन सुल्तान ने फिर से तीसरी बार मुबारिस उल मुल्क को भेजा,
मुबारिज़ उल मुल्क हालांकि ईडर पर अधिकार करने में सफल रहा, लेकिन इसको भगाने के लिए अब महाराणा ने फिर से सेना भेजी और महाराणा ने ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद मेवाड़ और मालवा के संबंध कैसे थे? मालवा का जो सुल्तान उस समय था महमूद खिलजी और महाराणा सांगा दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे और दोनों के राज्य आसपास में ही थे। अतः ये दोनों ही साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखते थे। इसलिए इन दोनों के बीच जो संबंध थे वो अक्सर कटु रहा करते थे। अब क्या हुआ था कि मालवा का एक जागीरदार था मेदिनी राय, उसको महमूद खिलजी ने उसके राज्य से निकाल दिया था। लेकिन महमूद खिलजी के निकाले हुए मेदिनी राय को महाराणा सांगा ने सहायता दी और उसको चंदेरी और गागरोन की जागीर प्रदान की। फिर क्या होता है कि महमूद खिलजी ने 1519 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। इस घटना को गागरोन का युद्ध कहा जाता है, लेकिन महाराणा सांगा ने उसे पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। लेकिन उसके पुत्र को जमानत रखने की शर्त पर महमूद खिलजी को 6 महीने बाद उसने मुक्त कर दिया। महाराणा सांगा के इस कार्य की उस समय के तत्कालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। तो इस तरह मेवाड़ मालवा संबंध। अपना जो नेक्स्ट है जैसे सल्तनत और मेवाड़ का संबंध, दिल्ली सल्तनत, इसके बाद खानवा का युद्ध जो कि बाबर के साथ हुआ था और वो ये इम्पोर्टेंट है, तो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महाराणा सांगा के समय की जो आरंभिक परिस्थितियाँ थी वो उसके अनुकूल नहीं थी। उसका मुकाबला पृथ्वीराज, जयमल, रांची और वो जो चाचा जो सारंगदेव थे उनके साथ था। इसके बाद इनके बीच आपस में झड़प होती है तो ये घायल हो जाते हैं सभी। फिर ये जो संग्राम सिंह हैं वो राठौड़ बीदा के पास शरण लेते हैं। फिर राठौड़ बीदा जो होता है वो युद्ध में मारा जाता है और संग्राम सिंह को वो अजमेर चला जाता है, जहाँ पर करमचंद पवार उसे सहायता देता है, उसको पनाह देता है और वहाँ रहकर राणा सांगा अपनी शक्ति फिर से एकत्र करता है। इसके बाद जो कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है और कुंवर जयमल भी सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा जाता है। सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज पहले ही कर चुका होता है। इससे सांगा को सिंहासन मिलने में आसानी हो जाती है और 1509 ईस्वी के आसपास महाराणा सांगा मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद इसकी जो आरंभिक कठिनाइयाँ थी, इसके जो महत्वपूर्ण शत्रु थे वो थे सिकंदर लोधी, गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा और मालवा में नसरुद्दीन। और एक आने वाला खतरा और था ज़हीरुद्दीन बाबर, लेकिन उस समय वो आसपास उसके खतरा नहीं था। इसके बाद वो उन खतरों से महाराणा सांगा उन खतरों से किसी तरह निपटता है और अपने जो आसपास के जो शासक थे उनसे मैत्री संबंध बना लेता है ताकि किसी भी प्रकार के युद्ध की स्थिति में इनसे निपटा जा सके। इसके बाद मेवाड़ और गुजरात का संघर्ष होता है कि मेवाड़ और गुजरात जो हैं इन दोनों में ईडर राज्य को लेकर आपस में संघर्ष होता है। अंतिम रूप से जो है वो महाराणा सांगा की विजय होती है। इसके बाद मेवाड़ और मालवा
में महमूद खिलजी जो होता है उनके बीच में गागरोन का युद्ध होता है और गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी पराजित होता है और सांगा जीतता है। तो इस प्रकार जो है वो आज का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका महाराणा सांगा पार्ट 2 वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।